गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आज ये थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 का लेक्चर 10 है। पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस करा है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट म्यू जे टी के बारे में, और म्यू जे टी इज़ इक्वल टू 0 है फॉर आइडियल गैसेस और म्यू जे टी रियल गैस के लिए कैलकुलेट करा है। अब इसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, पहले हम समराइज़ कर लेते हैं दो चीज़ों के बारे में। एक जूल एक्सपेरिमेंट आपने देखा है, एक जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जूल एक्सपेरिमेंट में आपने क्या करा था, देखा था आपने दो बल्ब थे जो कि थर्मोस्टेट में रखे हुए थे, जहाँ पे गैस का प्रसार हो रहा था, यानी कि आयतन में चेंज हो रहा था। देखिए, ये नीचे हमने आयतन दे रखा है, यानी कि आयतन में चेंज हो रहा है, और कंडीशन क्या है, स्थिर ताप पर। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होता है। और यहाँ पर आपने क्या देखा था, दूसरे वाले केस में आपने देखा था कि दाब में परिवर्तन हो रहा है और चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू 0 है। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में आपने प्रूफ करा था डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। जूल एक्सपेरिमेंट में वापस आ जाइए तो यहाँ पर म्यू जे इज इक्वल टू 0, जूल कोएफिशिएंट को इंट्रोड्यूस करा गया फॉर रियल गैस। रियल गैस के लिए डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी को निकालने के लिए जूल कोएफिशिएंट को इंट्रोड्यूस करा गया। यहाँ जूल थॉमसन कोएफिशिएंट को इंट्रोड्यूस करा गया, और रियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए दोनों का मान 0 है, चाहे जूल एक्सपेरिमेंट ले लो चाहे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में ले लीजिए। अब म्यू जे क्या है, जूल कोएफिशिएंट में हमने कहा था आपको याद रखने के लिए, आप याद रखिएगा टी वी। तो डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट ई, ये है म्यू जे, और ये म्यू जे टी क्या है, डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच। हमेशा याद रखिएगा ई तथा वी का रिलेशन रहता है और पी तथा एच का रिलेशन रहता है। तो ये म्यू जे हो गया और दूसरी तरफ म्यू जे टी हो गया। नाउ रियल गैस के लिए डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस सी वी म्यू जे। और यहाँ पर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के केस में रियल गैस के लिए डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस सी पी म्यू जे टी। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट, यानी कि जूल एक्सपेरिमेंट और जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट का ये समराइज करके आपके सामने रखा है। नेक्स्ट है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर रियल गैसेस एंड इन्वर्जन टेम्परेचर, या व्युत्क्रम ताप। ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि इन्वर्जन व्युत्क्रम ताप बताइए, और या जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर रियल गैसेस बताइए। या इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट को वॉन डेर वाल कांस्टेंट के टर्म्स में बताइए, और साथ ही व्युत्क्रम ताप को भी वॉन डेर वाल कांस्टेंट की सहायता से परिकलन करिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में ना। ज़्यादातर सभी गैस हैं, अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम तो एक्सेप्शन है, जिनके बारे में बाद में हम डिस्कशन करेंगे, सभी गैसों के लिए म्यू जे टी का मान पॉजिटिव होता है एट नॉर्मल प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर। यानी कि जब ताप कम है तो म्यू जे टी का मान क्या है, पॉजिटिव है, या हम कहें रूम टेम्परेचर पर म्यू जे टी का मान पॉजिटिव है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, म्यू जे टी का मान नेगेटिव आ जाता है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं कोई ऐसा ताप होगा जहाँ पर कि ये साइन परिवर्तित हो रहा होगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा होगा। या हम कहें इन दोनों तापों के बीच कोई ऐसा ताप है जहाँ पर कि म्यू जे टी का मान 0 है, तो इस ताप को हम व्युत्क्रम ताप कहते हैं। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर म्यू जे टी का मान पॉजिटिव, बहुत हाई टेम्परेचर पर म्यू जे टी का मान नेगेटिव, और टेम्परेचर जिस पर कि म्यू जे टी का मान 0 होता है उसको हम व्युत्क्रम ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। अब हम रियल गैसों के लिए म्यू जे टी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे वॉन डेर वाल इक्वेशन की हेल्प से। तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस वॉन डेर वाल इक्वेशन देखिए, ये रही P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब जरा से इस ब्रैकेट को खोलें, तो खोलेंगे तो क्या होगा, P से पहले आप मल्टीप्लाई करिए, तो P और V को मल्टीप्लाई करा तो ये PV आ गया, फिर P और B के साथ मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, माइनस PB, प्लस अब हम इस पर आ जाते हैं, सेकेंड वाले पर इस पर आ जाएं,
तो a अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी करेंगे तो क्या आ जाएगा a अपॉन वी, और फिर माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा ए बी अपॉन वी स्क्वायर, और फिर ये हो गया आर टी। बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद भी डिराइव करते जाओ, आप कॉपी लो और ख़ुद भी डिराइव करते जाओ, हर स्टेप समझ के, जैसे जैसे हम आगे बढ़ें वैसे वैसे आप भी कॉपी में डेरिवेशन करिए इसका। तो देखिए ये वाली इक्वेशन आ गई, हमने सिंपली ब्रैकेट को खोला है। ना ए और बी कांस्टेंट हैं और इनका मान बहुत कम होता है, तो a और b का मान बहुत कम है और उसको हमने डिवाइड कर दिया v स्क्वायर से, तो ये वैल्यू क्या हो गई, बहुत कम हो गई। तो इस वाली वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिया तो अब इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, पी वी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, अब हम पी वी को एक तरफ रखते हैं और बाकी सारे चीज़ को हम इस तरफ ले आते हैं। तो क्या करा, आर टी तो पहले से है, फिर उसके बाद माइनस ए वी प्लस पी बी, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। नाउ पी वी इज इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल, या वी इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये रहा, ये लास्ट में है। यहाँ पर v की वैल्यू हम केवल यहाँ पर रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो v की वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, केवल यहाँ पर रखनी है। तो देखिए रखा पी वी इज इक्वल टू क्या आया, पी वी इज इक्वल टू आर टी और माइनस ए, और हमने a अपॉन वी था तो v की वैल्यू रख दी, तो क्या हो गया, ये p ऊपर चला गया, आर टी यहाँ नीचे, प्लस पी बी। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम क्या करें कि P को, अब ये इक्वेशन इसको खोल के देखिए, ये वाली इक्वेशन आ जाती है, पी बी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए पी अपॉन आर टी प्लस पी बी, इक्वेशन नंबर 2। नाउ V को हम इधर रखते हैं, P को हम दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन पी माइनस ये P और P कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा A अपॉन आर टी, और फिर यहाँ पर भी P कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, केवल b आ गया। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। नाउ डिफरेंशिएट द इक्वेशन नंबर 3 विथ रिस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट p। तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ये देखिए, तो क्या हुआ, डेल v अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p। अब यहाँ r अपॉन p और डेल t अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, इज इंटू 1, प्लस ये b कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0, और फिर a अपॉन आर तो कांस्टेंट है, तो ये 1 अपॉन टी को हम डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी टू द पावर -1, या ये आ जाएगा माइनस टी टू द पावर -1, या ये आ गया -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये -1 अपॉन टी स्क्वायर यहाँ पर देखिए, यहाँ रखें, यहाँ पर रखेंगे यदि, तो क्या होगा, माइनस और माइनस ये रहा प्लस, और ये हो गया 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 आ गया ना। इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 को वापस कंसिडर करें तो यहाँ से आर टी अपॉन पी की वैल्यू लीजिए। तो आर टी अपॉन पी क्या हो गया, आर टी अपॉन पी इज इक्वल टू वी, इधर ले आएँ, बी को उधर ले जाएँ तो माइनस बी, और इसको भी उधर ले जाएँ तो ये हो जाएगा ए अपॉन आर टी। अब यहाँ से r अपॉन पी ले लें, t को हम इस तरफ ले जाएं तो क्या होगा, r अपॉन पी v माइनस बी अपॉन टी प्लस a अपॉन आर टी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 5। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r अपॉन पी इन इक्वेशन नंबर 4, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा, डेल v अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट p इज इक्वल टू, आर अपॉन पी की वैल्यू रखें तो आर अपॉन पी की वैल्यू क्या है, v माइनस बी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर, तो v माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर यहाँ पर भी है और ए अपॉन आर टी स्क्वायर यहाँ पर भी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2a अपॉन आर टी स्क्वायर, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 6 आ गया। यहाँ से 1 अपॉन टी हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया v माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी। Now
ये आपने देखा था यहाँ पर। अब यहाँ से जो 1/t है तो t को हम इज इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा del v अपॉन del t मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू v माइनस b प्लस 2a अपॉन आर टी। साथ ही अब हम v को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा del v अपॉन del t एट कॉन्स्टेंट p मल्टीप्लाई बाय t माइनस v इज इक्वल टू 2a अपॉन आर टी माइनस b। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए इस इक्वेशन को हम यहीं छोड़ते हैं और अभी तक हम म्यू जे लेकर नहीं आए जिसकी की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो अब हम इक्वेशन लेकर आते हैं जिसमें कि म्यू जे टी प्रेजेंट हो। म्यू जे टी का मान आपको निकालना है। जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट आपने क्या डाला था, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट रियल गैस के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो अब ये इक्वेशन लेकर आइए। देखें ये इक्वेशन हमने निकाला था रियल गैसों के लिए कि del H अपॉन del P एट कॉन्स्टेंट T इज इक्वल टू माइनस सी पी म्यू जे टी। यहाँ से म्यू जे टी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस del H अपॉन del P एट कॉन्स्टेंट T एंड सी पी। ये आ गया हमारे पास म्यू जे टी। नाउ फ्रॉम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट या ऊष्मागतिकीय समीकरण से हमें मालूम है कि ये इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा। तो याद कैसे करें, तो याद करने के लिए देखिए आप देखिए वी टी, वी इज इक्वल टू टी है तो वी टी अगेन वी टी, ठीक है। और एट कांस्टेंट वी टी हो गया तो कांस्टेंट तीसरा वाला वेरिएबल क्या हो गया, प्रेशर, तो कांस्टेंट पी कर दिया और प्लस ये del H अपॉन del P एट कांस्टेंट टी। तो क्या हुआ, ऊष्मागतिकीय समीकरण क्या हो गया, V इज इक्वल टू टी del V अपॉन del T एट कांस्टेंट P प्लस del H अपॉन del P एट कांस्टेंट T। तो ये हुआ ऊष्मागतिकीय समीकरण या थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करें, विथ माइनस साइन रख देते हैं क्योंकि माइनस साइन भी यहाँ पर है। तो ये यहाँ से हम लेते हैं, क्या करें, इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस del H अपॉन del P एट कांस्टेंट T। तो ये तो चला गया उधर, ठीक है, तो ये माइनस में आ गया, ये अपनी जगह है तो इसको एज इट इज़ लिख दिया और ये v भी दूसरी तरफ गया तो ये माइनस v हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस del H अपॉन del P एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू T del V अपॉन del T एट कांस्टेंट P और माइनस v, ये इक्वेशन आ गई। अब म्यू जे टी इज इक्वल टू क्या है, इस इक्वेशन से देखिए म्यू जे टी इज इक्वल टू, ये माइनस का तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो माइनस हटा के 1 अपॉन सी पी हमने यहाँ लिख दिया और ये माइनस del H अपॉन del P एट कांस्टेंट T की वैल्यू क्या आ गई, T del V अपॉन del T एट कांस्टेंट P माइनस V, ये वैल्यू रख दी। ये इक्वेशन नंबर 8 हो गया। अब आपने छोड़ा है इक्वेशन नंबर 7। तो जैसे इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 को देखिए तो यह क्या हो गया, म्यू जे टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी और ये वैल्यू देखिए, इस वैल्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी 2a अपॉन आर टी माइनस बी। तो इक्वेशन नंबर 9 आ गया। तो म्यू जे टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी। तो यदि हमें सी पी, ए, बी तथा टी के मान ज्ञात हों तो हम रियल गैसों के लिए म्यू जे टी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, एक्सप्रेस जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ वॉन वाल कांस्टेंट, या वॉन वाल नियतांक के पदों में जूल थॉम्सन गुणांक को व्यक्त कीजिए। तो देखिए वॉन वाल कांस्टेंट के टर्म्स में आपके पास इक्वेशन नंबर 9 आ गया, म्यू जे टी इज इक्वल टू आपके सामने है। देखिए दो कंडीशन है, म्यू जे टी कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। देखिए म्यू जे टी पॉजिटिव कब है, जब ये 2a अपॉन आर टी ज़्यादा हो b से, तो म्यू जे टी इज़ पॉजिटिव। और दूसरे वाले केस में म्यू जे टी नेगेटिव होगा यदि 2a अपॉन आर टी कम हो। अब देखते हैं व्युत्क्रम ताप। व्युत्क्रम ताप को हम Ti से डिनोट करते हैं, ये Ti। तो व्युत्क्रम ताप क्या है कि टेम्परेचर एट विच द वैल्यू ऑफ म्यू जे टी इज इक्वल टू 0, यानी कि वह ताप जिस पे म्यू जे टी का मान 0 होता है व्युत्क्रम ताप कहलाता है। तो यदि हम इक्वेशन नंबर 9 में टी की जगह Ti रख दें तो म्यू जे टी का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये हमने Ti रख दिया
अब ये Cp को यदि हम दूसरी तरफ ले जाएं तो चूँकि म्यूजेटी 0 है इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन नेक्स्ट आ जाएगी 2a/RT माइनस b इज इक्वल टू 0, और उसके बाद 2a/RTi इज इक्वल टू b, और फिर Ti यानी कि व्युत्क्रम ताप इज इक्वल टू आ जाएगा 2a/RB। ये इक्वेशन आ गई ना। ये आपके पास यदि हमारे पास A, B तथा R के मान ज्ञात हों तो हम Ti यानी कि व्युत्क्रम ताप को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन तथा जो और इनर्ट गैसेज हैं वो अपवाद हैं जूल थॉम्सन इफेक्ट के लिए, दे आर एक्सेप्शन, because at ordinary temperature on expansion these gases heated up instead of cooling। क्योंकि रूम टेम्परेचर पर यदि इनको हम प्रसार कराते हैं हाइड्रोजन, हीलियम तथा अन्य इनर्ट गैसेस का, तो ये गैस कूलिंग के बजाय इनमें क्या होता है, ये गर्म हो जाते हैं। तो देखिए इसका कारण समझने के लिए इन 3 पॉइंट पे पहले गौर करिए। इसमें क्या लिखा है कि यदि गैस का एक्सपेंशन हम इन्वर्जन ताप के ऊपर कराएं, जो भी गैस है उसका कोई ना कोई व्युत्क्रम ताप होगा, उस ताप से यदि ऊपर की ताप पर हम यदि प्रसार कराते हैं तो गैस की हीटिंग हो जाती है और म्यूजेटी का मान नेगेटिव आ जाता है। और यदि एक्सपेंशन हम इन्वर्जन ताप से नीचे कराते हैं तो ही कूलिंग होती है, और यदि एक्सपेंशन इन्वर्जन ताप पर कराते हैं तो गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 2 चीज़ें हैं, एक कि इन्वर्जन ताप से नीचे कराएं तो गैस ठंडी होगी, और इन्वर्जन ताप से ऊपर कराएं तो गैस गर्म होगी। तो ज़्यादातर जो गैसेस हैं उनका व्युत्क्रम ताप बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर से काफ़ी मच हायर देन द रूम टेम्परेचर, और इसी वजह से जब इनका हम एक्सपेंशन कराते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो इनमें कूलिंग होती है। क्यों? क्योंकि इनका इन्वर्जन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ऊपर है, और हम जो एक्सपेंशन करा रहे हैं वो उनके इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे हो गया। ऑन द अदर हैंड द इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम आर वेरी लो। आप नोट कर लीजिए हाइड्रोजन और हीलियम का क्या है इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन या व्युत्क्रम ताप हाइड्रोजन का है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जबकि हीलियम का -240 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के केस में हम फिर यही काम, यानी कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हम रूम टेम्परेचर पे करा रहे हैं, जो कि -80 और -240 डिग्री सेंटीग्रेड से काफ़ी ऊपर है, यानी कि व्युत्क्रम ताप से ऊंचे ताप पर हम एक्सपेंशन करा रहे हैं, और इस वजह से यहाँ पर गैस गर्म हो जाती है। तो यदि हम हाइड्रोजन और हीलियम, या एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का, यदि हम पहले हाइड्रोजन गैस को ठंडा कर लें, कितना ठंडा कर लें, -80 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे तक ठंडा कर लें, और उसके बाद जब हम इसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराते हैं तो यहाँ पर उसकी फिर गैस की कूलिंग ही होगी। क्यों? क्योंकि अब की बार हम ताप को कहाँ तक लेकर आ गए, हाइड्रोजन के ताप को इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे लेकर आए, और तब हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराया, तब हाइड्रोजन की कूलिंग हुई। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा हमेशा कि इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर यदि हम कराते हैं तो गैस की हीटिंग हो जाती है, इन्वर्जन टेम्परेचर से यदि नीचे कराएंगे तो ही गैस ठंडी होगी। और ये एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन तथा हीलियम अपवाद क्यों हैं, जब जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर कराया जाता है तो ये गैस ठंडी क्यों नहीं होती, जबकि और सारी गैस एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान ठंडी हो जाती हैं। तो इनका एक्सप्लेनेशन ये 3 पॉइंट देने के साथ आप जैसे अभी आपने एक्सप्लेन करा, देखा, सुना, उसी की तरह से आप उसको लिख लीजिएगा। तो आज यहीं तक बच्चों, नेक्स्ट टर्न पे या नेक्स्ट सेशन में आपके साथ आगे का टॉपिक डिस्कशन होगा।